चलिए स्टार्ट करते हैं गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक जो मेरी बहुत ही खास चीज़ है, आपका जो सिलेबस है ना, इंटीग्रल अप्रोच ऑफ योग थेरेपी, उसमें जो पहला मॉड्यूल है सांख्य योग, तो आपने देखा होगा वो सिलेबस काफ़ी डिटेल्ड है। मतलब वो इस तरीके से है कि जैसे हम 25 एंटाइटीज पढ़ रहे हैं ना, 25 एलिमेंट जो पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन के, उसके एक एक एलिमेंट को भी एलोबरेट किया उन्होंने। मतलब एक एक एलिमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस, मतलब टॉपिक है उसमें, जैसे कंसेप्ट ऑफ त्रिगुण, कंसेप्ट ऑफ प्रकृति, कंसेप्ट ऑफ पुरुष, है ना, कंसेप्ट ऑफ सत्कार्यवाद। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है ये जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं या जो अभी पढ़ ही रहे हैं, आपके लिए केवल और बहुत आसान सा हो जाएगा कि आप केवल और केवल ये जो पीपीटीज और नोट्स हमने दिए हैं इतना पढ़ लोगे, आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इतना तो कंप्लीट हो जाएगा कि आप आसानी से एग्जामिनेशन में चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक के में घूम फिर के आते हैं। तो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कॉस्मोगॉनी थियरी को लेके, और कॉस्मोगॉनी थियरी में हम लोगों ने बात की थी स्पेशल, है ना, प्रकृति और पुरुष जब दोनों मिलते हैं तो किस तरीके से क्रिएशन होता है, हम लोग उसको देख रहे थे। जैसे अपर्णा ने कल कहा कि सर नोट्स जो है वो ऑलरेडी आप MS टीम में अपलोड कर दीजिए तो हम लोग को पढ़ने को मिल जाएगा। तो नोट्स और लेक्चर दोनों अवेलेबल है ना। तो रिकॉर्डिंग में आप जाएंगे तो ऑलरेडी लेक्चर भी अवेलेबल है और नोट्स भी आपको अवेलेबल है। तो जो PDF हमने हम अभी तक शेयर कर चुके हैं या अभी भी जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी PDF और PPT है, वो तो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इसमें डाल दी हैं। नेक्स्ट जैसे जैसे सेशन आता जाएगा वैसे वैसे PPTs भी अपलोड होती जाएंगी। ठीक है, तो ओके सर। अभी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि कहीं भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो आप आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और दूसरा, इंटरेक्शन भी करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपके क्वेश्चंस भी जो हैं उनका मोस्ट वेलकम है, आपके क्वेश्चंस ज़रूर होने चाहिए, है ना, क्योंकि ज़्यादातर फिलोसफर्स जो हैं वो लॉजिकल माइंड के होते हैं, लेकिन इस तरीके की जो फिलॉसफी है ये, है ना, लॉजिकल माइंड के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ पुरुष को देखा था, और पुरुष के बारे में हम लोगों ने देखा था कि पुरुष का नेचर कैसा है। तो if question is create that what is the characteristics of पुरुष describe in सांख्य योग, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपके सामने दिख रही है और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि सांख्य फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है जो वेदांत के, या यूँ कहें तो पूर्व मीमांसा जिसको ज्ञान योग कहते हैं, उससे रिलेटेड है। इसमें कोई कर्मकांड आपको दिखेगा नहीं। सांख्य इस तरीके की बातें कहीं नहीं करता कि यज्ञ करो, है ना, जप करो, ऐसी कोई भी बातें, रिचुअल्स से रिलेटेड बातें सांख्य नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि महर्षि कपिल का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा है, तो महर्षि कपिल का ऑब्जेक्टिव इज अ वेरी स्पिरिट। वो लाइफ समझते हैं, वो लाइफ को असेस कर रहे हैं, और उसके बाद लाइफ के जो इसेंस हैं, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसका जो कंक्लूजन है, उसको वो सामने देने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो कहीं भी इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। इसलिए पूरा जो सांख्य है, आपको सांख्य में कहीं भी ईश्वर नहीं दिखेगा।
सांख्य में कहीं भी ईश्वर के बारे में नहीं बताया जाएगा, कहीं भी ईश्वर की पूजा के बारे में नहीं बताया जाएगा, कहीं इस तरीके की बातें नहीं होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये उस तरीके का दर्शन है जो रियलिस्टिक बेस्ड है, रियलिस्टिक बेस्ड। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था। आज हम लोग कोशिश करेंगे प्रकृति को समझने की। ठीक है, तो प्रकृति को हमने कल की क्लास में भी बताया था कि प्रकृति मीन्स क्या होता है। प्रा इज द सफिक्स, प्रा मीन्स बिफोर, और कृति मीन्स क्रिएशन। राइट डाउन कर लीजिए, प्रा मीन्स बिफोर एंड कृति मीन्स क्रिएशन। तो जो पहले से ही है ना एग्जिस्ट है, जो पहले से ही क्रिएट है ना, जिसका क्रिएशन जो पहले से ही है ना, तो पहले का किया हुआ क्रिएशन या जो पहले से किया हुआ क्रिएशन या सृजन है, उसको क्या कहते हैं, प्रकृति। सो कृति मीन्स क्रिएट, क्रिएट है ना, पहले से ही उसमें चीजें बनी हुई हैं, और जैसे ही वो पुरुष के संपर्क में आती है तो जो 23 एलिमेंट आपको दिखते हैं, जिसको आप दृश्य कहते हैं, है ना, वो सारी चीजें सामने आ जाती है, जिसको आप नेचर कहते हैं, दृश्य कहते हैं, जो भी नाम दे सकते हैं, वो सामने आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, प्रकृति के अंदर पहले से ही चीजें हैं, एग्जिस्ट हैं, मतलब जिसमें पहले से ही है ना क्रिएशन की एबिलिटी हो, या पहले से ही वो है ना चीज़ों को बना के रख रही है, और जैसे उसको उस तरीके का सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन मिलती है, वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाता है क्रिएशन, इवोल्यूशन में। ठीक है ना। सो प्रकृति इज द फर्स्ट कॉज ऑफ द मैनिफेस्ट मटेरियल यूनिवर्स ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट द पुरुष। ठीक है, तो यदि आपसे जब कभी क्वेश्चन किया जाता है, जब कभी ये भी किया जाता है ना कि हम कौन हैं, तो क्वेश्चन इज दैट यू आर द सोल। बट ये क्या कहते हैं सांख्य, आप कौन हैं, तो बताते हैं यू इज अ पार्ट ऑफ यू द मैनिफेस्ट ऑफ द प्रकृति। हम प्रकृति से निकले हुए लोग हैं, तो हम प्रकृति हैं, हमें जो चला रही है वो पुरुष है। सो प्रकृति इज द फर्स्ट कॉज ऑफ द मैनिफेस्ट मटेरियल, है ना। तो पहला कारण जो है इस मटेरियल का, या यूँ कहें कि इस यूनिवर्स का, जिसमें सारी चीज़ें विल्यूट हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, उसके पीछे कौन है, प्रकृति। सो प्रकृति अकाउंट्स फॉर वट एवर इज फिजिकल, बोथ माइंड एंड द मैटर कम एनर्जी और फोर्स। ठीक है, तो प्रकृति अकाउंट फॉर वट एवर इज फिजिकल एंड द माइंड, माइंड एंड मैटर कम एनर्जी ऑफ फोर्स। ठीक है, तो प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति पूरी तरीके से एनर्जी, जिसको आप फोर्स कह सकते हैं, प्रकृति वो है। ठीक है, एंड द सिंस इट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल, इट्स द यूनिवर्स, ये है ना पहला तत्व है इस यूनिवर्स का, एंड इट इज कॉल अ प्रधान तत्व। सो पहला एलिमेंट है, और डोमिनेंसी होने की वजह से ये क्या है, प्रधान। सो आप यदि आप कहें कि आपके बॉडी में, यदि मेरा बॉडी आपको दिख रहा है, तो मैं कहूँ मेरी बॉडी में प्रधान तत्व क्या है, तो मेरी बॉडी का प्रधान तत्व इज प्रकृति। क्योंकि जो हमारा बॉडी आपको दिख रहा है, आप उसको रियलाइज कर रहे हैं, आप उसको रिलेट कर रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें 23 एलिमेंट की हैं, और वो जो टोटल 23 एलिमेंट है वो सारे मिला के प्रकृति से निकले हुए हैं। तो प्रकृति इज द प्रधान, but as it is the unconsciousness, an unintelligent principle, it is also called the guna। कितना अच्छा है, ये बात करते हैं कि ये प्रधान तत्व तो है, लेकिन कैसी है, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस, अचेतन है। अनकॉन्शियस मीन्स इसमें कॉन्शियस नहीं है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अभी आपके सामने पंखा चल रहा है आपके आसपास, तो यदि आप बटन, इसका स्विच जो है ऑफ कर देंगे तो पंखा बंद जाएगा, बंद हो जाएगा। और पंखा बंद होने का मतलब क्या हुआ कि पंखा जो है वो अनकॉन्शियस हो गया। लेकिन जैसे आप स्विच ऑन करेंगे, कॉन्शियस मूव करेगा वायर, और वायर के थ्रू, है ना, इस तरीके से जैसे रोटेशन शुरू होगा, तो इसका मतलब पंखा फिर कॉन्शियस हो जाएगा। तो पंखे का जो स्विच है वो किसके पास है, तो पंखे का स्विच जो है वो पुरुष के पास है। और पंखा कौन है, पंखा इज द प्रधान, इट्स कॉल्ड अ प्रकृति। सो इट इज अनकॉन्शियस एंड अनइंटेलिजेंट प्रिंसिपल। ठीक है, क्योंकि चीजें जो क्रिएट हो रही हैं, तो वो किस तरीके से हो रही हैं, तो अनइंटेलिजेंट का मतलब ये है कि जो चीजें क्रिएट हो रही हैं, है ना,
प्रकृति की जो क्रिएट हो रही हैं, उसमें बुद्धि, ऐसा नहीं है कि प्रकृति में जो है वो पुरुष के जैसी चैतन्यता है या पुरुष के जैसा है ना, ये कह सकते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसा नहीं है। प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति इज द अनकॉन्शियस, और उसका जो इंटेलिजेंस है वो अनइंटेलिजेंस है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें यदि पुरुष को समझना होता है ना, जब कभी हम ये जो योग की बातें करते हैं, जो हम वेदांत की बातें करते हैं, जो दर्शन की बातें करते हैं, जो ट्रेडिशंस की बातें करते हैं, जो मास्टर डिसाइपल ट्रेडिशंस की बात होती है, जो तत्व मीमांसा की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें भले प्रकृति के अंतर चल रही हैं, लेकिन ये रियलाइज्ड हो रही हैं धीरे 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 धीरे। तो यहाँ इसको जो अनइंटेलिजेंट प्रिंसिपल का बहुत सिंपल सा मतलब है कि उस तरीके की बुद्धि नहीं है इसके अंदर कि वो चीज़ों को, है ना, उस तरीके से इवोल्यूट करे कि आसानी से व्यक्ति इंटेलिजेंट हो जाए, ऐसा भी नहीं है। मीन्स इट ऑल्सो कॉल द गुना, अनइंटेलिजेंट प्रिंसिपल को गुण कहते हैं, और वो कैसा है, तो उसको सत्व, रज और तामसिक कहते हैं। तो चूंकि जब प्रकृति के अंदर इवोल्यूशन होता है, तो ये जो थ्री क्वालिटीज हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये क्या होते हैं, ये कुछ ज़्यादा होते हैं तो कुछ कम होते हैं, कुछ कम होते हैं तो ज़्यादा होते हैं। ये इसलिए भी होते हैं क्योंकि प्रकृति इज अनइंटेलिजेंट, है ना। वो अपने आप जैसे ही नेचर में आता है और नेचर ने काम करना शुरू किया, ये घटना बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो घटना बढ़ना शुरू हो गया, तो ये प्रकृति का अनइंटेलिजेंट प्रिंसिपल है कि ये अपने आप घटते बढ़ते हैं। बट जब इससे महत बनता है, इससे जो और भी चीजें बन रही हैं, तो इन इन वजह से आप इनको रेगुलेट करके आप इन गुणों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बट यहाँ पर अनइंटेलिजेंट का मतलब ऐसा मान के चले कि उस तरीके से बुद्धि नहीं होती, क्योंकि ये कैसी है, जड़ है, इट इज द जड़, है ना। अनइंटेलिजेंट मीन्स इट इज द, है ना, ये कह सकते हैं कि जड़ है, उस तरीके से इसके अंदर चीजें वैसी नहीं है जैसा पुरुष है ना। तो जड़ होने की वजह से यहाँ पर शायद अनइंटेलिजेंस है, अनकॉन्शियसनेस, इट्स आल्सो कॉल्ड अ जड़, ठीक है। अब प्रकृति को थोड़ा सा और यदि अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करें, तो ये एक और भी अच्छा पीडीएफ है, ऑलरेडी मैंने शेयर किया आपसे, इसको भी आप देखिए। ये प्रकृति को और अच्छे तरीके से हम लोग अभी थोड़ा सा समझते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रकृति। तो अभी तो एक नेचर समझ में आया, क्या, प्रकृति इज द जड़, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है ना। इट इज द जड़, इट इज द अनइंटेलिजेंट, बेस्ड ऑन अनइंटेलिजेंट प्रिंसिपल। एंड थर्ड थिंग इज द प्रकृति हैव अ त्रिगुण क्वालिटी। क्या है प्रकृति के अंदर, थ्री क्वालिटी है। चौथा क्या देखा, इट इज अ प्रधान तत्व, है ना, डोमिनेंट नेचर जो है, ठीक है, ये प्रकृति की क्वालिटी है। लेकिन आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं और प्रकृति की क्या क्वालिटीज हैं। ये तो प्रकृति इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, अल्टीमेट कॉज ऑफ द यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स का मेन कॉज क्या है, प्रकृति। और क्या है, इट इज रिगार्ड एज द फर्स्ट कॉज, ये पहला कॉज है, ठीक है। एंड ऑल इफेक्ट ऑफ द यूनिवर्स आर बेस्ड अपॉन, जो सारी चीजें यूनिवर्स की है वो इसी पर से चलती हैं। सो इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, एंड प्रकृति इटसेल्फ अनकॉज्ड, ठीक है। तो प्रकृति तो यूनिवर्स का कॉज है, लेकिन अपने आप में अनकॉज्ड है ना, इटसेल्फ वो अनकॉज्ड है। वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसके बारे में भी जान पाना बड़ा मुश्किल है। अनकॉज्ड है, उसका कारण नहीं पता। एंड इंटरनल, है ना, अनकॉज्ड, इटर्नल एंड द प्री वेडिंग, ठीक है। तो जो प्री वेडिंग परवेडिंग की बात आ रही है, तो परवेडिंग्स मीन्स यहाँ पर सांख्य बात करते हैं परवेडिंग्स को लेके। एक सेकेंड, एनीवन परवेडिंग की हिंदी कोई पता है, देखिए, एनीवन, इसको ऐसा कह सकते हैं एक्सपांशन, व्यापक जैसा नहीं, काफी बड़ा जैसा, ऑल परवेडिंग।
सो प्रकृति इटसेल्फ इज अनकॉज्ड, इसका कोई कारण तो है नहीं, इटर्नल एंड ऑल प्रिवेडिंग। तो ये अपने आप में कैसी है, ये अपने आप में एटर्नल है ना, एंड परवेडिंग मीन्स एक्सपांड, व्यापक है, ठीक है, Excuse एंड me, हेंस sir. इट्स। हाँ जी। सर मैं जानना चाह रही थी सर, ये प्रकृति जो वर्ड है सर, वो स्पेसिफिक वो प्रकृति से मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेचर प्रकृति, या फिर सर जो नेचर है जो हमारे आसपास चारों तरफ की सराउंडिंग्स है सर, वो प्रकृति की बात हो रही है सर? कंफ्यूजन है थोड़ा सा ये। एक्चुअली ये जो प्रकृति है ना, इट इज नॉट रिलेटेड नेचर। जैसे नेचर की आप बात करते हैं, नेचर इज द कंपाइलेशन ऑफ द बिहेवियर, बट ये बिहेवियर के पीछे की भी जो वजह है ना, इसको आप प्रकृति कह सकते हैं। मतलब ऐसा कहिए, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का एग्जिस्टेंस, हम हैं, हमारा मन है, हमारा इंटेलेक्ट है, हमारे हाथ पांव हैं, हमारे 5 एलिमेंट हैं, हमारे सेंसेस हैं, हमारे मोटर ऑर्गन है, ये प्रकृति है, इसको प्रकृति कह रहे हैं, ठीक है। तो सर ये सभी में होता है फिर? हाँ हाँ, सभी में, ह्यूमन बीइंग और एनिमल बीइंग सभी में होता है ये। तो सर वो जो आपने बताया सर, गुना भी बोलते हैं ना, तो सर गुना मीन्स द क्वालिटीज गुण या इज फिर त्रिगुण। फिजिकल? हाँ, तो प्रकृति हैज द 3 क्वालिटीज। आगे हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग प्रकृति की 3 क्वालिटीज को भी देखेंगे अभी, कि प्रकृति ये जो है, अब ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी जब कहीं ना कहीं डोमिनेंट होगी या क्वालिटी ज्यादा या कम होगी, अब ये जो है ये हमारी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट होएगी। ओके सर। ठीक है, समझ आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो आगे चलें। सो इसको और क्या कहा है, तो उन्होंने क्या है, प्रधान। प्रधान इज द मेन डोमिनेटिंग नेचर। प्रधान मीन्स सारी चीजों में जो आपको दर्शन होएंगे वो किसके, प्रकृति के। इसलिए जैसे अभी इन्होंने पूछा कि जैसे हमारा नेचर क्या प्रकृति है क्या, या आसपास की जो चीजें हैं वो प्रकृति है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, हमारा नेचर जो है वो प्रकृति का रिफ्लेक्शन है, प्रकृति का रिफ्लेक्शन है, जिसको आप नेचर कह रहे हैं। कि सपोज टू भी कोई पर्सन है, वो बहुत ही इमोशनल नेचर के हैं या बहुत ही हाइपर एक्टिव नेचर के हैं, तो ये हाइपर एक्टिव नेचर ऑफ, इट इज नॉट अ टोटली प्रकृति, इट इज द नेचर ऑफ द माइंड, है ना। कोई इमोशनल है, कोई हाइपर एक्टिव है, कोई ज्यादा सोचता है, कोई ज्यादा तनाव में है, कोई मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, किसी की और पर्सनालिटी, कोई एक्सट्रोवर्जन है, कोई इंट्रोवर्जन है, कोई रिजर्व है, कोई अलग टाइप की पर्सनालिटी, इज द नेचर ऑफ द माइंड। बट माइंड इज, है ना, पार्ट ऑफ प्रकृति। सो प्रकृति की जो प्रकृति में सब कुछ है। यदि आप उसके इंटेलेक्ट को देखेंगे, आप उसके ईगो को देखेंगे, आप उसके माइंड को देखेंगे, उसके बिहाफ पे आप, है ना, ये असेस करते हैं कि हाँ, इस पर्सन का नेचर कैसा है या इस पर्सन का जो बिहेवियर कैसा है। तो ओवरऑल वो बिहेवियर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो प्रकृति की वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए जो प्रकृति है, इट इज द मेन कॉज ऑफ द बिहेवियर, मेन कॉज ऑफ द बिहेवियर। इस प्रकृति में ही माइंड है ना। प्रकृति इज द कंसिस्ट ऑफ द माइंड, प्रकृति इज द यूनिटी ऑफ द माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, है ना, सेंसेस, ऑल द थिंग्स, 5 एलिमेंट, ग्रॉस एंड शटल। तो ये चलते फिरते हम जो है ना, हम सब प्रकृति हैं, हम सब प्रकृति हैं, है ना। चलिए आगे चलें। तो ये प्रधान है, और हमारे जो भी बॉडी में आप देख पा रहे हैं, ये सब पार्ट प्रकृति का है। इसलिए मैं कल कह रहा था ना कि हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, आप सुबह मॉर्निंग में योग प्रैक्टिस करते हैं, हठ योग की प्रैक्टिस करते हैं, हठ योग के आसना करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, आप कुछ प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, मुद्रा बंदी या धारणा ध्यान की प्रैक्टिसेस करते होंगे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ षटकर्म को भी लेके कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते होंगे। बट ये सारी प्रैक्टिस किसके लिए है? इन वन लाइन, ये सारी प्रैक्टिस केवल और केवल प्रकृति के लिए है। आ रहा समझ में? यस सर। आप यदि प्राणायाम भी कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? माइंड के लिए। माइंड इज द एलिमेंट ऑफ द प्रकृति।
आप स्वाध्याय भी कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? इंटेलेक्ट के लिए, बट इंटेलेक्ट इज द एवोल्यूशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रकृति। ये सब प्रकृति से निकल के आ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन इज दैट कि क्या नहीं करना चाहिए क्या सर? फिर हमें प्रकृति के लिए सीधे क्या करना चाहिए? तो प्रकृति के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जो कर रहे हैं वो सब प्रकृति के लिए ही कर रहे हैं। आ रहा समझ में? स्पेसिफिक कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जो सीधे प्रकृति। आप यदि खाना भी खा रहे हैं, आप डाइट भी इनटेक कर रहे हैं, तो आपका डाइट इनटेक करना भी आपके प्रकृति के नेचर को चेंज करना। if you are taking a diet in very Vedic method, very traditional method, or Ayurvedic method, or yogic method, so you change your prakriti, you change the guna of your prakriti. Now guna means sat, raj and tam. If you taking the some specific type of diet like जंक फूड, फास्ट फूड है ना, स्पाइसी फूड एंड ऑल द रजस लाइक कि ऐसी डाइट ले रहे हैं जो आपके बॉडी में केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी या हाइपर कॉन्शियसनेस चीज़ें कॉन्शियस कर दे आपको, तो ये चीज़ें आपके माइंड में क्या नेचर क्रिएट करेगी? आपके माइंड की जो रजस क्वालिटी बढ़ जाएगी। इफ़ यू टेक सम स्पेसिफिक पैसिव डाइट लाइक नॉन वेज, लाइक बासी फूड है ना, 3-4 दिन पुराना फूड आपने फ्रिज में रखा हुआ है, ले रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? ये आपके प्रकृति में तमस क्वालिटी को बढ़ा दे रहा है, तो आप डल और आप स्टैटिक मूड के हो गए हैं। इफ यू टेक सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट और द वैदिक कंसेप्ट ऑफ द डाइट लाइक अकॉर्डिंग टू वेदर, जो वेदर में है आप वो डाइट ले रहे हैं और सीधा वैसा ही ले रहे हैं बिना कोई प्रोसेसिंग के या कम प्रोसेसिंग करके, सो इट इज द सात्विक फूड। तो सात्विक फूड आपके माइंड में क्या लेके आ रहा है? आपकी प्रकृति में सात्विक क्वालिटी लेके आ रहा है। सो फूड इज ऑल्सो, है ना, ऑल्सो रिफाइन, ऑल्सो क्लीन योर प्रकृति। सो ऐसा ही नहीं कह दिया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, है ना। आप में से आप लोग देखें, ज़्यादातर आप में से दिल्ली के हो गए। दिल्ली में मैं ऑलरेडी रह चुका, 2 साल रहा, और वहाँ का जो एक कल्चर है फूडी कल्चर है। दिल्ली के लोग भी फूडी कल्चर के हैं, फूड के कल्चर को काफ़ी अडॉप्ट करके रखते हैं, इसलिए वहाँ हर गली कूचे मोहल्ले में हर एक जगह फूड कोर्ट्स हैं, और इतना इम्प्रोमाइज़ किया जाता है फूड को लेके। तो आपने देखा है कि जैसे सब फॉर एग्जांपल कि आपने रात में देर से खाना खाया और रात में देर से कोई हैवी फूड ले लिया, कोई इस तरीके का फूड ले लिया जो बहुत हैवी नेचर का है, जिसका डाइजेस्टिव जो टाइम है वो डाइजेशन का टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में आपका जो सर्केडियन रिदम है या मॉर्निंग में जो आपकी साइकिल है ना, सर्केडियन साइकिल जिसको बायोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, वो डिस्टर्ब सी हो जाएगी। आपको आलस सा आएगा, आपको डलनेस सा फील होगा, आपको फटीग सा लगेगा, आप अनईजीनेस फील करेंगे लेट नाइट, है ना। तो क्या हुआ? लेट नाइट यदि आपने चीज़ें खाई तो उसका इफेक्ट लेट डे में आपको दिखने को मिला। फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग, आप लोग योग की प्रैक्टिशनर हो तो थोड़ी चीज़ें यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि जैसे आप लोग अभी ये नवरात्रि आ रहे हैं, आपको पता होगा कि हमारा जो बॉडी मॉर्फोलॉजी है, हमारा जो बॉडी का नेचर है, हम यदि बाहर से कुछ इनटेक उस तरीके से ना करें तो बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पे इतना क्रिएशन हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि आसानी से चीज़ें मेंटेन हो सकती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डेली, है ना, कहते हैं पिन की नोक के बराबर आयोडीन लेना चाहिए अलग से, बट आप इमेजिन करें आप केवल और केवल, है ना, आपका बॉडी जो सिस्टम है, क्योंकि बॉडी सिस्टम में सारे मिनरल्स ईश्वर ने पहले से फिट कर रखे हैं। फ़र्क इतना है कि वो मिनरल्स कहीं ना कहीं आहार से ही आया है, और उसको नेचर ने इतना बढ़िया परफेक्ट तरीके से रखा है कि आप बाहर से 2 चम्मच शक्कर ना भी खाएं तो अंदर आपके बॉडी में इतनी शक्कर है कि शायद ये मान के चलिए इतना शुगर लेवल है कि आपको बाहर से शुगर के इंटेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ को बैलेंस नहीं करते हैं। हम चीज़ों को जितना ज़्यादा बेस्ट लगेगा, परफेक्ट लगेगा, हम उतना उसको, है ना, खाना शुरू करते हैं। तो आपके नेचर में, जैसे ये अनुष्ठान में आप कभी जब नवरात्रियों में आ रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। आप केवल और केवल मॉर्निंग में फ्रूट लीजिए,
या वेजिटेबल लीजिए या स्प्राउट्स लीजिए, और इवनिंग टाइम आते आते आप कोशिश करिए या तो कुछ सूप हैं या तो कुछ हल्के से नट्स हैं, या कोशिश करिए वहाँ भी फ्रूट्स ले लें। आप देखेंगे आपका जो बॉडी का एक ये कह सकते हैं कि रिदम है, या बॉडी का जो एनर्जी का जो पैटर्न है, लूप्स हैं, वो कैसे हो जाएंगे। आप बहुत लाइट फील करेंगे, आप उतना डलनेस, उतना हो सकता है कि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तकलीफ हो, भूख लगे या तमाम चीज़ें हों, लेकिन आपके अंदर वो डलनेस नहीं आएगी, आपके अंदर उस तरीके का बिहेवियर नहीं आएगा जो नॉर्मल हम तामसिक फूड खाते हैं, है ना, उस दौरान आता है। तो उस तरीके के बिहेवियर आपके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो नेचर है, हमारे नेचर में जो भी फूड है, फूड किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, एनीवन? फूड जो हम टेक कर रहे हैं वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, किसी को पता ब्लड है? में। ब्लड में है, लेकिन किस ओके। फॉर्म में होता है? इट इज द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, है ना, इट इज द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, फॉर्म ऑफ द फ्रक्टोज, लैक्टोज एंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं। तो ये जो आपके बॉडी में है ना, ब्लड के थ्रू ढेर सारे मिनरल्स आपके बॉडी में जा रहे हैं और ये स्टोर हो रहे हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल है उसको क्या कहते हैं? अमीनो एसिड कहते हैं, अमीनो एसिड, है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यदि आप रॉ डाइट लेते हैं तो रॉ डाइट का अमीनो एसिड कैसा होएगा, और यदि आप कोई पैसिव फूड लेते हैं, है ना, नॉनवेज लेते हैं, तो उसका अमीनो एसिड कैसा बनेगा। तो आपको पता होगा कि जैसे डाइट है वैसे बॉडी में एसिड बन रहा है, और वही एसिड वैसा आपके सेल में फंक्शन करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एसिड मीन्स द फ्यूल, है ना। अब आपने यदि सही क्वालिटी का फ्यूल लिया है तो वो आपके सेल लेवल पे सही क्वालिटी का एनर्जी देगा। अब आपने क्वालिटी डिस्टर्ब कर दी है, आपने मिलावट कर दी है, आपने उसको प्रोसेस करके उसके नेचर को या उसकी, है ना, नेचुरलिटी को आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। और आप क्या कर रहे हैं कि आप और केवल आप प्रोसेस फूड या उसको ओवर प्रोसेस कर चुके हैं, वो और ज़्यादा तामसिक हो गया है। तो जब वो आप बॉडी के अंदर जाएगा तो वो अमीनो एसिड कैसा होएगा, वो अमीनो एसिड भी पूरी तरीके से प्रोसेस्ड होगा, और प्रोसेस्ड होगा तो वो ब्लड में भी जाकर, या यूं कहें तो सेल में भी जाके वो उस तरीके से सेल को एनर्जी नहीं दे पाएगा जैसा नॉर्मल अमीनो एसिड दे रहा है। जैसे आप अभी इमेजिन करें कि आप गाड़ी चलाते हैं, सपोज टू बी आप स्कूटर चलाते हैं, आप उसमें जो फ्यूल डलाते हैं इट्स अ वेरी प्योर, लेकिन उस फ्यूल में आप कुछ मिला लें तो आपका इंजन थोड़े दिन में बैठ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल 3 साल में बैठ जाएगा। तो आप सोचिए कि हमारे बॉडी में भी जो हमारा फ्यूल है वो कहाँ से आता है? इट्स फ्रॉम द डाइट, है ना, वो डाइट से आता है। वो डाइट यदि आपका सही नहीं होगा, आपका फ्यूल सही नहीं होगा, तो आपके अंदर की जो भी एनर्जी बर्निंग प्रोग्राम है, या एनर्जी सर्कुलेशन, या एनर्जी क्रिएशन प्रोग्राम है, सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए हमारी डाइट हमारी प्रकृति को भी इफेक्ट करती है। तो आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब प्रकृति के लिए कर रहे हैं। आप योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप आसना कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप मुद्रा बंद कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं? यू नो योर प्रकृति। आप अपनी प्रकृति को समझने के लिए, और आप अपनी प्रकृति को, है ना, रियलाइज करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकृति के बाद की जो जर्नी है वो पुरुष है। ठीक है, तो हम सब कुछ कर रहे हैं वो प्रकृति के लिए। तो प्रकृति की क्वालिटी जो है, इट्स अ प्रधान नेचर, सब प्रधान पूरी बॉडी में देखने को समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने में प्रकृति, मैं आपसे से बात कर रहा हूँ उसमें प्रकृति, मैं सुन रहा हूँ प्रकृति, है ना। हर हर मोमेंट में प्रकृति डोमिनेटिक नेचर की है हर जगह, इसलिए वो कैसी है? प्रधान। क्योंकि उसके 23 एलिमेंट सारे जो हैं वो कैसे हैं? सारे जो हैं वो इनर और आउटर हैं। कुछ जो है वो अनमैनिफेस्ट हैं, कुछ मैनिफेस्ट हैं, है ना। तो इंटेलेक्ट, माइंड और इन चीज़ों को तो आप नहीं देख सकते, ईगो को, लेकिन आप 5 एलिमेंट तो देख ही रहे हैं, है ना। तो कुछ मैनिफेस्ट हैं, कुछ अनमैनिफेस्ट हैं। तो सारी चीज़ें कैसी हैं? तो सारी चीज़ें वेरी डोमिनेंट, प्रधान नेचर। इट कैन बी परसीव्ड बट कैन बी इन्फरेंट फ्रॉम द इफेक्ट। ठीक है, ये देखी तो नहीं जा सकती है, बट इन्फर्ड फ्रॉम द इफेक्ट।
लेकिन इफेक्ट प्रभावित तो हो सकती है, एंड दस इट नोन एज द, है ना, अनुमान, ठीक है ना, एंड इस कॉन्शियस एलिमेंट इट इज द कॉल जड़, है ना, ठीक है। तो ये जड़ है और क्या है, अनमैनिफेस्ट है, अनमैनिफेस्ट अव्यक्त है। वो सीधे इस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं होती है जैसे हमारा बॉडी मैनिफेस्ट होके आया है, मैं आपके सामने हूँ, ये मैनिफेस्ट है, बट इसके पीछे जो हिडन है वो अनमैनिफेस्ट है ना? तो प्रकृति ऑलवेज अनमैनिफेस्ट। तो कौन कौन सी क्वालिटी हम लोगों ने देखी कि प्रकृति इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ द यूनिवर्स, फर्स्ट क्वालिटी, है ना, फर्स्ट कॉज। फिर उसके बाद क्या देखा, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रकृति जो है वो कैसी है, तो प्रकृति ये है, इट सेल्फ इज अनकॉज्ड, इंटरनल एंड ऑल प्रिवेडिंग, है ना, वो है ना, इट सेल्फ वो अनकॉज्ड है, उसका कोई कारण नहीं। प्रकृति को किसने बनाया, नो नो हु कैन बना, कोई नहीं बनाया, है ना, एंड ऑल प्रिवेडिंग, हेंस इट्स कॉल्ड अ प्रधान। ये कैसी है, प्रधान, हर जगह डोमिनेंट नेचर में है, हर जगह दिखेगी, एंड इट कैन बी परसीव्ड बाय द इम्पर्ट फ्रॉम द इफेक्ट, है ना। और कैसी है, तो इट इज अनकॉन्शियस एलिमेंट लाइक अ जड़, एंड इसको और क्या कह सकते हैं, अनमैनिफेस्ट मीन्स अव्यक्त, ठीक है। सो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं और क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन प्रकृति एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स आर द इफेक्ट ऑफ प्रकृति, है ना। ऑब्जेक्ट्स कौन, 5 एलिमेंट इज द ऑब्जेक्ट, 5 सबटल एलिमेंट इज द ऑब्जेक्ट, 5 शटल एलिमेंट इज द ऑब्जेक्ट, 5 सेंस ऑर्गन इज द ऑब्जेक्ट, 5 मोटर ऑर्गन इज द ऑब्जेक्ट, है ना। सो ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रकृति, and these are dependent, relative, and many and the non-eternal because they are created and destroyed. So it is a very important thing. So all the things like a mind, like an intellect, like a ego, it is all object because they are created and destroyed. ये create और destroy भी हो सकते हैं, but प्रकृति on the other hand has neither beginning nor ending, ठीक है। तो आगे चलें, किसी के कोई क्वेश्चन थे, चलिए। तो बहुत सिंपल सा कि ये जो प्रकृति है आप यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ से समझेंगे थोड़ा सा जी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब ही क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स बुद्धि, अहंकार, सत, रजतम, माइंड, कॉग्निटिव सेंसेस, है ना, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। और ये जो है ये सारे कहाँ से आए हैं, ये सारे डिपेंडेंट हैं। अहंकार ईगो डिपेंडेंट है बुद्धि पर, माइंड डिपेंडेंट है ईगो पर, है ना, और बुद्धि डिपेंडेंट प्रकृति पर, है ना। और प्रकृति अपने आप में कैसी है, तो प्रकृति अपने आप में अनमैनिफेस्ट है, और उसका जो कॉज है वो भी कैसी है, वो इटसेल्फ है, अनकॉज्ड है। और क्या है वो, बट प्रकृति वन अदर हैंड हैज नाइदर बिगनिंग और नॉर एंड, है ना। सो प्रकृति जो है वो ना तो शुरू हो सकती है और ना ही उसको आप खत्म कर सकते हैं। और कैसा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे और देखते हैं आगे का नेचर जो है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या है, तो प्रकृति के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो यस, और इट इज अनबॉर्न, इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट। अच्छा, अब एक चीज देखेंगे कि जो प्रकृति की क्वालिटी है वो हूबहू थोड़ी बहुत मिलती जुलती है किससे, पुरुष से है ना, कॉन्शियसनेस से है, ठीक है ना। लेकिन पुरुष जो है वो कॉन्शियस है, वो कैसा है, वो पूरी तरीके से कॉन्शियस है। और ये कैसी है, ये जड़ है, ठीक है। ये 3 गुणों से मिलके बनी है, पुरुष जो है वो त्रिगुणातीत है, ठीक है, 3 गुणों से फ्री है ना, द बियॉन्ड ऑफ द, है ना। और ऑब्जेक्ट लिमिटेड विद द स्पेस टाइम कंटिन्यूम विद द प्रकृति इज द बियॉन्ड ऑफ इट। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी लिमिटेड है,
विद द स्पेस टाइम एंड कंटिन्यूम। इसका मतलब क्या है, आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट, आपका ईगो जो है, इनकी इनके जो फंक्शंस हैं, इनकी जो तमाम चीज़ें हैं वो अपने आप में कैसी हैं, तो अपने आप में एक बाउंड्री में है ना, एक स्पेस एक टाइम के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक इस पर्टिकुलर स्पेस और टाइम पे ये काम करना बंद कर देंगे। लेकिन प्रकृति के साथ ऐसा नहीं है, प्रकृति बियॉन्ड ऑफ इट है। प्रकृति हर एक स्पेस में हर एक टाइम पे वो क्रिएशन एवोल्यूशन कर सकती है। ऑब्जेक्ट्स आर मैनिफेस्ट and the composite, but prakriti is unmanifest without any part, है ना। So thus Vyas says the prakriti is the both, is and is not। तो प्रकृति दोनों है, ये है भी और नहीं भी। कौन कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो व्यास भाष्य में प्रकृति के बारे में बहुत अच्छी बातें हैं कि प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति है भी और नहीं भी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बताता है, ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये है भी और नहीं भी। तो वो क्या कहते हैं, है इस मायने में क्योंकि हमारा जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट करने के पीछे कोई तो है, इसलिए वो है। और नहीं है क्यों? क्योंकि वो दिख नहीं रही है। तो वो है भी और नहीं भी। बिल्कुल जैसे सामने बात आती है कि साहब ईश्वर है या नहीं, एयर है या नहीं, तो आप एयर को है ना रिलेट कर सकते हो, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते। तो आप कह देते हैं कि ये है भी और नहीं भी है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ प्रूफ हैं प्रकृति के। तो प्रकृति इज एग्जिस्ट। और क्या एग्जिस्टेंस है? सो देयर आर 5 आर्गुमेंट ऑफर्ड बाय ईश्वर कृष्ण, है ना, जो ईश्वर कृष्ण की कारिका हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें ईश्वर कृष्ण बात करते हैं प्रकृति की। तो 5 एग्जिस्टेंस। तो कहते हैं द वर्ल्ड इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मेन पोल ऑफ ऑब्जेक्ट, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द एग्जिस्ट मस्ट बी कॉज, है ना। तो पहला कारण क्या है कि ये जो दुनिया दिख रही है, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये जो ईगो है, ये 5 एलिमेंट, 5 सब्टल एलिमेंट, शटल एलिमेंट, 5 सेंस ऑर्गन, मोटर ऑर्गन, है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं से तो आई हैं। तो उसके पीछे का कॉज कौन है? तो उसके पीछे का कॉज कहते हैं प्रकृति। और क्या? ऑल द वर्ल्ड इज अ, है ना, amalgam of all varieties of object, however some common quality and the found of the objects, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटी हैं, उसको प्लेजर हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, वो इंडिफरेंस सबसिस्ट में बिलोंग कर रही है। तो जो भी आपके अंदर प्लेजर, पेन या आइसोलेशन महसूस कर रहे हैं, आप खुशी, आप सुख में हैं, आप दुख में हैं, आप आइसोलेट हैं, आप न्यूट्रल हैं, ये सारी चीजें आगे आप महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये नेचर जो है, इट्स नेचर ऑफ द प्रकृति, और प्रकृति का इस ये नेचर के अकॉर्डिंग हम ये फील कर रहे हैं, इसका मतलब प्रकृति है, ठीक है। और क्या कहते हैं? द एक्टिविटीज आर जनरेटेड इन द पोटेंट कॉज, ठीक है। तो प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति इज द पोटेंशियल, ठीक है, इट इज अ पोटेंशियल। वो पोटेंशियल पोटेंट कॉज में है, और जैसे ही पुरुष इसके साथ मिलता है तो इट्स एक्टिव हो जाती है। लेकिन यहाँ पर है ना, ऑल इफेक्ट अराइज आउट ऑफ कॉज इन विच दे वेयर आर प्रेजेंट इन मैनिफेस्ट फॉर्म। सो इवोल्यूशन मीन्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ द विच इज इन्वॉल्व। तो यदि कोई पोटेंशियल है, यदि किसी सपोज टू बी, आपने पहली बार जब आपने सुना कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, तो कैसे पता चला? तो बोले वाटर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, यदि इसको किसी भी तरीके से कन्वर्ट करके एक्टिव एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, तो अपने आप एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो बोले कि इसका मतलब क्या है, वाटर का जो नेचर है वो कैसा है? तो वाटर का नेचर जो है वो अपने आप में प्रकृति जैसा है, क्योंकि वही वाटर जो है वो एक लेवल पे भी पोटेंशियल है, और अचानक से यदि उसको आप ऊंचाई से गिराना शुरू करते हैं तो उसके फ्लो में काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब उसको कोई है ना इस तरीके से वो किसी के संपर्क में आती है, तो अपने आप वो अपनी एनर्जी को बदल देती है। तो यहाँ पर भी वो यही कहना चाहते हैं कि जो भी प्रकृति के अंदर जो पोटेंशियल एक्टिविटी, पोटेंशियल कॉज मीन्स माइंड को क्रिएट करने की, इंटेलेक्ट को क्रिएट करने की, आपके ईगो को बनाने की, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से है, और जैसे ही वो किसी के साथ संपर्क में आती है तो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। सो इवोल्यूशन तभी जब कोई इन्वॉल्व होगा, मैनिफेस्टेशन तभी
जब कोई इसके साथ इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो एक तो ये रीजन भी देते हैं कि कोई तो होगा, और क्या है फिर, एवरी कॉज हैज इफेक्ट, ठीक है ना। सो एवरी कॉज हैज इट्स इफेक्ट, हर एक कॉज का अपना एक प्रभाव है। सो दस कॉज द इफेक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, although the effect exists its material cause prior to its production, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं एवरी कॉज हैज इट्स इफेक्ट, जो भी कारण है ना, जो भी कार्य है उसका अपना एक कारण है, जो भी कार्य है उसका अपना एक कारण है। यदि आप मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यदि आप दूध में से मक्खन निकाल लेते हैं तो इसका मतलब उस दूध में मक्खन पहले से कहीं ना कहीं था। सो इफ मक्खन इज द इफेक्ट, तो दूध इज द कॉज, है ना। इफ बटर इज द इफेक्ट तो मिल्क इज द कॉज, मीन्स कि सारी चीजें क्या है, तो सारी चीजें ऑलरेडी उस कॉज में हैं। यदि उसको सही तरीके से आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म में, तो अपने आप रिफ्लेक्ट के सामने आ जाते। सो दस कॉज एंड इफेक्ट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, और कॉज और जो कारण है ना, जो इफेक्ट मीन्स कार्य और कॉज मीन्स कारण, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। फ्लावर के जो कॉज हैं वो इसमें नहीं है, और जो इसके जो एक्शन है वो फ्लावर में नहीं है ना। तो करने के बाद वो प्लांट में कन्वर्ट होगा, तब फ्लावर बनेगा। आप सीधे पेन को जमीन में आप इम्प्लांट कर दें और उस पर पानी देना शुरू कर दें, तो उसके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं। तो ये क्या कहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो भी कॉज है, जो भी आप में तो ये आता है ना कि इसको बनाने वाला कोई ना कोई होगा, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई आप एक्शन या कोई इफेक्ट दे, ये जो अजम्पशन है वो हमेशा हर जगह चल रहा है। जो भी इस यूनिवर्स में चीजें एग्जिस्ट हो रही हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें एग्जिस्ट हैं। एंड द फिफ्थ थिंग इज द सत्कार्यवाद एक्सेप्ट द कॉज इफेक्ट रिलेशंस एंड इज इनहेरेंस फ्रॉम विच implies है, तो implies the every hidden quality वो प्रकृति है ना। So this helps to maintain the homogeneity in the universe and the balanced universe from the जो चीजें दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रकृति। तो हम दोनों दोनों को आप प्रकृति कह सकते हैं। कोशिश करते हैं ये जो बैलेंसिंग नेचर है। हाँ जी Sir, there is some technical glitch from your side because your voice is breaking in between.
हेलो हेलो हेलो। अब सर, बीच में फिर भी ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आई सुरभि? हाँ जी सर, अब आई है। तो सांख्य की जो सबसे सबसे फेमस जो कमेंट्री है सांख्य कारिका, है ना, हमने बहुत बढ़िया लॉजिक्स भी देते हैं, है ना। तो लॉजिक्स क्या है? लॉजिक्स ये है कि प्रकृति कैसे दिख रहे हैं, जो भी हमारा स्थूल शरीर दिख रहा है, जो भी हमारा शटल बॉडी दिख रहा है, जो भी हमारा कॉजल बॉडी है, इसका कोई ना कोई लॉजिक तो है ना। और सभी ऑब्जेक्ट्स की कॉमन क्वालिटी मींस कि माइंड के अंदर पेन है, माइंड माइंड जो है वो प्लेजर भी रियलाइज बताते हैं कि जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी चीज़ें जनरेट हो रही हैं, जो भी चीज़ें बन रही हैं, जो भी चीज़ें वैल्यू काइनेटिक फॉर्म में बदल जाती है। फिर चौथा लॉजिक वो देते हैं कि एवरी कॉज हैज़ इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो जो भी कार्य देख रहे हैं, जो भी आप एक्शन देख रहे हैं इस यूनिवर्स में, उसका कोई ना कोई कारण है। यदि एक व्यक्ति तकलीफ में है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। यदि कोई व्यक्ति
भी क्रिएशन या कोई भी एक्शन देखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरा लॉजिक है या गहरा कॉज है। तो कॉज इफेक्ट को भी समझाते हैं और ये इस सत्कार्यवाद के अंतर्गत cause unmanifest, the universe is the in totality, so thus cause nothing but is। सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर, पॉज हो जा रहा है आपका वीडियो सर। यस सर, बहुत ब्रेक हो रही है बीच में आवाज आपकी। आज मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क की है ना, इट्स ऑल्सो प्रकृति हर जगह आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इट्स वेरी इंटरनल, इट्स वेरी डीप। हेलो हेलो, अभी आ रही आवाज? सर आ रही है सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर, बार बार पॉज हो जा रहा है वीडियो। नेटवर्क इशू नहीं है तो कॉज इफेक्ट यहाँ भी काम कर रहा है ना। तो आवाज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये वजह है ना, इसलिए नहीं हो रहा है कि ये वजह। सो कल मिलेंगे, थोड़ा सा है द क्वालिटी ऑफ त्रिगुण की बात करेंगे, है ना, त्रिगुण क्या है। सर, हैव यू अपलोडेड दिस इग्नो यूनिवर्सिटी PDF on our Teams? चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आ रही है? हेलो हेलो। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है। सर मैं बोल रही थी कि आपने जो संख्या वाली अभी PPT दिखाई है वो आपने टीम्स पे अपलोड कर दी क्या? अपलोड कर दी है। ओके सर। सर कल ही की है क्या? क्योंकि शो नहीं हो रही थी ये एक्चुअली, इसलिए। आज की। ओके, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सर।